नमस्ते दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ हमारे YouTube नॉलेज श्रृंखला वीडियो का 5वां वीडियो। इसमें हम जो बच गई थी अनुसूचियाँ उनको पूरा करेंगे। कल के वीडियो में हमने अनुसूचियाँ 4 अनुसूची तक डिटेल में पढ़ लिया था। कल वीडियो में हमने एक कोड बना करके कोड कैसे बनाते हैं और कैसे याद करते हैं इस बात पे भी फोकस किया। आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन और श्री गणेशाय नमः करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पहले कल का कोड रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने अनुसूचियां याद करने के लिए 12 अनुसूचियों के लिए एक कोड बनाया था। शब्द था सवेशरा, एक शब्द था अजसु और अगला तीसरा शब्द था भाभूदपन। ये 3 शब्दों से हमने कल हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां याद की थी। एक बार सब लोग रिवाइज कर लें इसे। स से होता था संघ का क्षेत्र, व से होता है वेतन, स से होता है शपथ, र से राज्यसभा का विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधित्व, अ से अनुसूचित क्षेत्र, ज से जनजाति क्षेत्र, स से सूचियां, भाषा, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायतों के कार्य और नगर निकाय के कार्य। ऐसे हमने 12 अनुसूचियों को एक छोटे से कोड के माध्यम से याद किया था। आजकल की एग्जाम्स में याद करना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो चुका है। अगर हमें याद नहीं है तो हम कोड बनाकर या किसी अन्य तरीके से इसे याद करें। याद किए बिना आप ये स्वीकार ना करें कि आपका वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कल हमने 4 अनुसूची तक की डिटेल्स स्टडी कर ली थी। आज हम 5वीं अनुसूची पे आते हैं। 5वीं अनुसूची का नाम है अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। इसका हेडिंग होता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, और शॉर्टकट में इसे याद करने के लिए हम कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के प्रबंधन की व्यवस्था। इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) से संबंध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन सीधे इस तरीके से भी बनते हैं कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो वो है 244(1) से। इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में बातें कही गई है। पहला क जो भाग है उसमें यह समझाया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन या वो कौन से क्षेत्र होंगे। तो वो कौन से क्षेत्र होंगे इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। सब लोग इसे बहुत गलत समझते हैं। यहाँ लिखा रहता है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ऐसे 4 राज्यों के नाम लिखे हैं। हम इसे शॉर्टकट में याद करने के लिए एक कोड बना लेते हैं। अमी मैत्री, एक शब्द याद करना है सब लोगों को। अमी मैत्री, अ से असम हो जाएगा, म से मिजोरम हो जाएगा, मेघालय और त्रिपुरा, ऐसे ये 4 राज्य आप लोग याद करेंगे। इनके क्षेत्रों के प्रशासन या इनके क्षेत्रों के को छोड़ करके जो बाकी के भारत का हिस्सा है उसमें प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी, ये बताती है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। याद रखिएगा। सब लोगों को ये भ्रम है कि 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, जबकि संविधान में इससे थोड़ा पृथक लिखा हुआ है। बात क्या लिखी है कि इन 4 राज्यों के को छोड़कर, इन 4 राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, इन 4 राज्यों को छोड़ करके जो बाकी का भारत है उसमें जहां जहां पर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की क्या व्यवस्था होगी, ये बताने का काम करती है हमारी 5वीं अनुसूची। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका विस्तार जो है वो इस अनुसूचित क्षेत्र पर होता है। याद रखिएगा, इन क्षेत्रों पर राज्य की कार्यपालिका का विस्तार होता है, अर्थात राज्य की जो विधानसभा है वो जो भी कानून बनाती है वो इन क्षेत्रों पर भी लागू हो जाता है, उसी रूप में जिस रूप में अन्य क्षेत्रों पर लागू होता है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति जो है वो प्रतिवर्ष राज्यपाल से एक रिपोर्ट मांगता है। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि राज्यपाल प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जिसमें अपने राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया जाता है कि उस क्षेत्र में क्या प्रशासन रहा, क्या क्या सुविधाएं दी गई, क्या विकास कार्य हुए। इसी के भाग ख में, मतलब अनुसूची 5 के भाग ख में क्या लिखा हुआ है, अब ये बताएगा कि इसका जो प्रशासन है
वो किस तरीके से किया जाए। पहले पार्ट क में उसने बताया कि किस क्षेत्र को प्रशासन कहेंगे, ख में वो बताएगा कि इसका प्रशासन कैसे किया जाए। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए एक अलग संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम होगा जनजातीय सलाहकार परिषद। क्या नाम होगा इसका? जनजातीय सलाहकार परिषद, जो प्रत्येक राज्य में होगी और वहां होगी जहां पर ऐसे क्षेत्र होंगे। ऐसे क्षेत्र से आशय क्या है? वो क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति ने अधिसूचना से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ एक पॉइंट नोट कर लिया जाए कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करता है। ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद होती है इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। संविधान में लिखा हुआ है 20 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर एक संस्था बनेगी जो कि जनजातीय सलाहकार परिषद कहलाएगी। इसके 3 से 3/4 सदस्य, अर्थात 20 अगर सदस्य कुल हैं तो इसका 3/4 मतलब लगभग 15 सदस्य ऐसे होंगे जो उस क्षेत्र की ऐसे सदस्य होंगे जो उस क्षेत्र की विधानसभा में जनजातियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्थात ऐसे 3/4 सदस्य चुने जाएंगे उन 20 में से जो उस राज्य की विधानसभा में जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात ऐसे विधायक जो जनजाति से संबंध रखते हुए उस राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर ऐसा ना हो कि अगर किसी राज्य की विधानसभा में 15 सदस्य जो कि जनजाति से हो लेकिन वहां प्रेजेंट ना हो या वो पद पर ना हो, तो ऐसी स्थिति में बाकी सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब यहाँ एक समझने की बात जो है कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा जो है वो तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जनजातीय सलाहकार परिषद जो है इसके लिए सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा। सब लोग राष्ट्रपति आंसर करते हैं, राष्ट्रपति आंसर नहीं है। राष्ट्रपति के निर्देश पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जबकि जनजातीय सलाहकार परिषद कौन बनाता है? राज्यपाल। अर्थात उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि कोई विधि उस राज्य के जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होगी या होगी। अब इस बात को समझते हैं। हो सकता है कि किसी राज्य की विधानसभा, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा, कोई कानून बनाए और वहां के राज्यपाल अर्थात मध्य प्रदेश के राज्यपाल एक घोषणा कर दे या एक अधिसूचना जारी कर दे कि ये जो कानून होगा वो पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा, लेकिन जनजाति के क्षेत्र में या अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो ऐसा करने का कार्य भी राज्यपाल कर सकते हैं। अर्थात उन्हें बराबर शक्ति है कि वो किसी कानून को अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने से रोक सकते हैं। इसके भाग ग में कुछ दिया हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा या उनके निर्धारण का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। भाग घ में अनुसूचित क्षेत्र को संसद में विधि बनाकर संशोधित भी किया जा सकता है और इसे 368 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन भी नहीं माना जाता है। ये विशेष अनुसूची है, याद रखिएगा। 5वीं और 6ठी अनुसूची सामान्यतः लोगों को समझ नहीं आती है, स्टूडेंट्स इसको स्केप करके हुए आगे बढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची में आजकल टफ जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन अनुसूचियों में से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, याद रखिएगा। अब 6ठी अनुसूची पे चलते हैं। 6ठी अनुसूची जो है उसका सीधा संबंध 5वीं के बचे हुए क्षेत्रों से है। अभी हमने बोला था कि 5वीं अनुसूची का संबंध है हमारे कोड मैत्री के जो 4 राज्य हैं इनको छोड़ करके बाकी राज्यों के प्रशासन से। तो अब 6ठी अनुसूची का संबंध होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। अर्थात दोनों अनुसूचियों ने अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत को कवर किया है। 5वीं अनुसूची 4 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत को कवर करती है और 6ठी अनुसूची केवल 4 राज्यों को कवर करती है, जो है मैत्री अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। याद रखिएगा, इसका संबंध भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद 244 के 2 मतलब 244(2) और 275(1) से है। अब यहां भी प्रशासन करना है तो 6ठी अनुसूची के ये जो 4 राज्य हैं इनमें प्रशासन कैसे होगा जनजातीय क्षेत्र का, वो समझते हैं।
तो भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ भी एक पृथक व्यवस्था बनाई जाती है जिसे स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश। इनका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, अर्थात राज्यपाल नवीन स्वशासी प्रदेश और नवीन स्वशासी जिले बना सकता है। याद रखिएगा शब्द। पिछले वाले हमने अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में पढ़ा, जो भारत के पूरे राज्यों में होती हैं 4 को छोड़कर, जबकि इन 4 राज्यों में स्वशासी परिषद होती है। और आगे बढ़ते हैं। ये जो जिला परिषदें होती हैं जो अनुसूची 6 के तहत बनाई जाती हैं, इनमें 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 या 30 से कम सदस्य होते हैं, लेकिन उनमें से 4 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात नामित किए जाते हैं, चुने नहीं जाते हैं। और बाकी के जो शेष सदस्य होते हैं उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। तो अब इस क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था कैसी बनी ये समझिए। एक क्षेत्र है जो कि उन 4 राज्यों में से किसी एक क्षेत्र में, एक जिले में पड़ता है, उसका नाम रखा गया है जिला परिषद, जो वहां पर शासन करेगी। इसमें टोटल 30 सदस्य होंगे। 30 में से 4 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा चुने जाएंगे और बाकी के जो शेष सदस्य हैं वो मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे। अर्थात 4 सदस्यों को तो जैसे राज्यसभा में मनोनयन होता है वैसा मनोनयन हो गया, और बाकी के सदस्यों के लिए हमने मताधिकार का प्रयोग करके चुन लिया। ये जो स्वशासी प्रदेश हैं इनका भी प्रादेशिक परिषद बनाया जाता है। यहाँ 2 चीजें हैं, जिला परिषद बड़े क्षेत्रों में और प्रादेशिक परिषद छोटे क्षेत्रों में। तो जहाँ जिला परिषद होगी वहाँ प्रादेशिक परिषद नहीं होगी, और जहाँ प्रादेशिक होगी वहाँ जिला परिषद नहीं होगी। दोनों की जो संरचना है वो लगभग सेम होगी कि 30 सदस्य होंगे, 4 उसमें राज्यपाल द्वारा चुने जाएंगे, बाकी के मताधिकार के माध्यम से चुने जाएंगे। राज्यपाल को इन 4 राज्यों में शक्तियां होती हैं कि वो कैसे इनकी इस प्रशासन को चलाएगा उसके नियम बना सकता है। अर्थात नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। और प्रत्येक 5 वर्ष में इनका निर्वाचन किया जाता है। जैसे भारत में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसी तर्ज पर 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है इनका चुनाव किया जाता है और प्रत्येक जिला परिषद बनाई जाती है जो जनजातीय क्षेत्रों में होती है। हमारे 80% स्टूडेंट को अभी भी ये नहीं पता है कि भारत में राज्य, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के अलावा भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो केवल जनजातीय क्षेत्रों में काम करती है। ये अब आपको विशेष याद रहे कि भारत के ऐसे क्षेत्र जहां जनजातियां रहती है वहां ग्राम पंचायत नहीं होती है, वहां जिला पंचायत या राज्य पंचायत नहीं, राज्य सरकार काम नहीं करती, वहां जनजातीय सलाहकार बोर्ड या फिर जिला परिषद होती है जो इस अनुसूची के तहत बनाई जाती है और काम करती है। ये जो जिला परिषदें होती है इनको क्या क्या शक्तियां होती है या क्या क्या नियम बनाने की शक्ति होती है? तो ये अपने क्षेत्रों में बहुत सारी शक्तियां प्राप्त रहती है। जैसे संपत्ति संबंधी अधिकार कानून वो बना सकती है अपने क्षेत्र के लिए, विवाह और विवाह विच्छेद के कानून बना सकती है, नहरें, तालाब के स्रोत या जल के स्रोत आदि की व्यवस्था कर सकती है, खेती की पद्धति कैसी होगी इसको मान्यता दे सकती है, सामाजिक रूढ़ियों को खत्म करने के लिए कुछ कानून बना सकती है, और बड़ी सी लिस्ट है जिसके तहत जिला परिषदें काम कर सकती हैं अपने अपने क्षेत्रों में। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं कि भारत में कहां कहां जिला परिषदें हैं। देखिए, उत्तरी कछारी पहाड़ी पूर्व स्वशासी परिषद ये एक क्षेत्र है, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद ये भी एक उसका उदाहरण है, कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद ये भी इसका एक उदाहरण है, खासी पहाड़िया जिला ये भी इसका उदाहरण है, जयंतिया पहाड़िया जिला ये भी इसका उदाहरण है। ऐसे जहां जहां जनजातियां पाई जाती है वहां ना तो राज्य सरकार कुछ कानून बनाती है, ना देश के कानून लागू होते हैं, ना गांव पंचायत के कानून लागू होते हैं। वहां किसके कानून लागू होते हैं? या तो जिला परिषद के या फिर जनजातीय परिषद के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के अनुसार। तो इनके उदाहरण कुछ याद रखिएगा, ये विशेष है, हमें याद रखना है। 7वीं अनुसूची पे आते हैं। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7वीं अनुसूची सूचियों का वर्णन करती है, या हमारे यहाँ जो सूचियां हैं उनके बारे में लिस्टेड करती हैं, उनको लिस्टेड बताती हैं।
7वीं अनुसूची में और अलग से 3 अनुसूचियों का वर्णन है। और ये अनुसूचियां या ये सूचियां क्या करती हैं, या ये लिस्ट क्या करती हैं, ये बताती है कि भारत का जो सरकार है उसे किन किन क्षेत्रों पे, किन किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा, राज्य की सरकार को किन किन क्षेत्रों पर कानून या किन किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा, और किन किन विषयों पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों एक साथ कानून बना सकती हैं। इस विषय की जो लिस्ट है वो 7वीं अनुसूची में शामिल की गई है। तो इसे हम 3 नामों से जानते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसे समझते हैं। संघ सूची क्या होती है? तो जिन जिन सब्जेक्ट, जिन जिन विषयों के नाम संघ सूची में लिखे होते हैं उस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार देश की सरकार अर्थात भारत की सरकार को होता है। राज्य की सरकार उन पर कानून नहीं बनाती। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर केवल मध्य प्रदेश या अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में कानून बना सकती है, उस पर देश की सरकार कानून नहीं बनाती। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर देश की सरकार भी कानून बनाती है, राज्य की सरकार भी कानून बनाती है। और अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों में विवाद की स्थिति जन्म ले, तो फिर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्य किया जाता है, राज्य का कानून निष्क्रिय हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जब भारतीय संविधान बना तो उस सूचियों में कितने कितने विषय दोनों सरकारों को, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को दिए गए थे। संघ सूची में जब संविधान बना था तो 97 सब्जेक्ट जोड़े गए थे। राज्य सूची में जब संविधान बना था तो 66 सब्जेक्ट जोड़े गए थे और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट जोड़े गए थे। लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है, वर्तमान में इनमें परिवर्तन आ चुका है। देखिए 1976 में हमारे देश में लघु संविधान संशोधन या लघु संविधान बनाया गया, अर्थात भारतीय संविधान में इतने ज्यादा संशोधन किए गए कि उसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाने लगी। और उसी वर्ष राज्य सूची में जोड़े गए कुछ विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो 5 बड़े बड़े विषयों को समवर्ती सूची में इस वर्ष डाला गया था। ये याद रखिएगा आप लोग, बड़ा परिवर्तन इसी टाइम होता है। और छोटा सा एक परिवर्तन 2016-17 में होता है जब जीएसटी कानून लागू होता है, तो उससे भी कुछ सब्जेक्ट को संघ सूची और राज्य सूची में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके बाद जब वर्तमान में हम देखते हैं कि आज कितने कितने विषय हैं केंद्र की सरकार जिन पर कानून बना सकती है या राज्य की सरकार जिन पर कानून बना सकती है, तो वर्तमान में केंद्र की सरकार 100 विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य की सरकार 61 विषयों पर कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची अर्थात दोनों को कानून बनाने का अधिकार 52 विषयों पर दिया गया है। लेकिन अगर दोनों में कोई स्पर्धा हो जाए, दोनों में कोई विवाद हो, तो केंद्र की सरकार का जो कानून होता है वो ज्यादा मान्य किया जाता है, उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है। जो 1976 में परिवर्तन किए गए थे उनमें कुछ प्रमुख विषय थे, जैसे वन और वन अधिकार जो विषय था उसे राज्य सूची से हटा करके समवर्ती में डाल दिया गया। वन्य जीवों के संरक्षण का जो विषय था वो भी राज्य सूची का विषय था, उसे भी हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ऐसे कुछ उदाहरण आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोगों ने 2021 की प्री परीक्षा दी होगी, एमपीपीएससी प्री 2021, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न इसी सूची या इसी विषय से जुड़ा हुआ था। और वहां उन्होंने और ज्यादा गहराई से उसमें से किसी एक विषय के बारे में पूछा था कि यह विषय संघ सूची के किस प्रविष्टि में लिखा हुआ है। तो जब कोई लिस्ट होती है उसके अंदर जो शब्द लिखे गए, 1 नंबर पे कोई बात, 2 नंबर पे कोई विषय, 3 नंबर पे कोई विषय, उसे प्रविष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविष्टि। तो ये जो संघ सूची है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण विषय मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे रक्षा, तो सबसे इंपॉर्टेंट रक्षा होता है, इसे एक नंबर दिया गया है। ये संघ सूची में 1 नंबर की प्रविष्टि में लिखा हुआ है। इसे यूनाइटेड नेशन, ये 12वें नंबर की प्रविष्टि में लिखा हुआ है। जैसे नौसेना, वायुसेना और सशस्त्र बल, इनके बारे में वर्णन 2 नंबर की प्रविष्टि में किया गया है। ऐसे ही समुद्री जो परिवहन है या समुद्र के जो बंदरगाह हैं उनका वर्णन 22वीं प्रविष्टि में किया गया है। ऐसे ही जो हम सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है हमारी सरकार द्वारा, उसका वर्णन 35वीं प्रविष्टि में किया गया है। अफीम की खेती का 59वीं प्रविष्टि में किया गया है। जनगणना, जो कि अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है जातीय जनगणना के कारण, इसका जो वर्णन है वो 69वें नंबर की प्रविष्टि में किया गया है। याद रखिएगा, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
निगम कर और बीमा भी याद कर लेते हैं। निगम कर को 85वीं प्रविष्टि में और बीमा को 47 नंबर पे रखा गया है। ये 5, 6, 7 कुछ विशेष विषय हैं जिन्हें हमें याद कर लेना है, रट्टा मारना है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची में किस प्रकार के विषय रखे गए हैं? देखिए, केंद्र सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जो देश की सरकार से संबंधित हो, जैसे रक्षा हुआ, यूनाइटेड नेशन हुआ, जैसे बीमा हुआ, जैसे ऋण लेने की बात हुई देश के लिए, जैसे यूएनओ हुआ, या उससे संबंधित जुड़े हुए विषय। राज्य सूची में उससे अलग हट करके ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पे राज्य की सरकार को कानून बनाना हो, जैसे कि लोक स्वास्थ्य अर्थात स्वास्थ्य, कारागार, मादक लीकर या शराब की बात की जा रही है, कृषि की बात की जा रही है, मत्स्य की बात की जा रही है मतलब मछली पालन, और बाजार और मेले लगाने की बात की जा रही है। इन ऐसे विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सूची को होता है। तो राज्य में अलग पुलिस होती है, अलग जेल होती है, शराब के सब्जेक्ट भी राज्य की सरकार के पास होते हैं, कृषि, मत्स्य पालन, उसके बाद बाजार मेले और लोक स्वास्थ्य या कानून व्यवस्था बनाने का काम भी राज्य सरकार का है। समवर्ती सूची में कैसे सब्जेक्ट रखे जाते हैं? यहाँ ऐसे विषय रखे जाते हैं जो दोनों को कानून बनाने का अधिकार देते हैं, जैसे दंड विधान, जैसे वन, जैसे विवाह और विवाह विच्छेद। इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य को भी है, केंद्र को भी है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, विशेष बातें हैं। अब 8वीं अनुसूची पे आते हैं। 8वीं अनुसूची क्या कहती है? हमारा कोड रिवाइज करते हैं। सव्वेसरा, अजसु और भा से शुरू होता है, भा भूद अपन, भ से होता है भाषा, अर्थात 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन है। तो अनुच्छेद 344(1) का संबंध है इससे, याद रखिएगा। भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो उसमें 14 भाषाओं को मूल भाषा के रूप में जोड़ा गया था। उसके बाद धीरे धीरे संशोधन करते हुए हमने 14 से इनकी संख्या बढ़ा करके 22 कर दी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। अब वो अलग बात है कि आपके पास जो जेब में नोट रखे होते हैं उसमें 17 भाषाओं में नोट के प्राइस लिखी होती है। जैसे 100 का नोट है तो 100 रुपए, ये 17 भाषाओं में लिखा होता है। लेकिन हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। ये वर्तमान की स्थिति है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो आंसर 14 होगा, और वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है तो आंसर 22 होगा। तो अब हम इन 22 भाषाओं को याद कर लेते हैं। 2 तरीके होंगे इनको याद करने के, या तो आप कोड बनाकर याद करें या आप मैप बनाकर याद करें। तो दोनों ही तरीके बड़े आसान हैं। आप मैप बनाकर भी याद कर सकते हैं और आप कोड बनाकर भी याद कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बता देता हूं। पहले हम कोड पे फोकस करते हैं। मैंने अपने खुद के लिए कोड बना रखा है, क्योंकि हिंदी भाषा को ज़्यादातर स्टूडेंट आजकल इग्नोर करने लगे हैं। तो हिंदी भाषा आप कह रही है कि मैं अब एग्जाम में ज़्यादा आऊँगी क्योंकि तुम मुझे कम कम पढ़ते हो। एक कोड है, अब आऊँगी हिंदी तुम कम कम पढ़ते। याद रखिएगा ये कोड, अब आऊँगी हिंदी तुम कम कम पढ़ते। क्या बोलना है? अब आऊँगी हिंदी तुम कम कम पढ़ते। इससे हमें पूरी 14 भाषाएं याद हो जानी है। अ से क्या होता है? असमिया, असमिया भाषा है। ब से बांग्ला, अ से उड़ीसा, उ से उर्दू, ग से गुजराती, हिंदी अपने आप में भाषा है। तमिल भाषा, तू से तमिल, म से मलयालम, क से कश्मीरी, म से मराठी, क से कन्नड़, इस म को छोड़ना है, प से पंजाबी और त से तेलुगु। ऐसे आप 14 मूल भाषाएं याद कर पाएंगे। कोड याद रखिएगा, अब आऊंगी हिंदी। क्या लिखा हमने? अब आऊंगी हिंदी क्योंकि तुम कम कम पढ़ते। ये कोड है, इसे याद रखिएगा। इससे 14 भाषाएं याद हो जाएंगी। इसके बाद भारतीय संविधान में 22 भाषा कैसे पहुंची उसे समझते हैं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन किया गया और इस 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को उस लिस्ट में शामिल कर लिया। 14 पहले से थी तो सिंधी भाषा 15वीं भाषा बनी जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। लेकिन इसे याद कर लेना है, कोड बना लेते हैं फिर से।
बहुत कमीनी भाषाएं थी, इसलिए मैंने एक शब्द लिखा कमीने। इससे हमें ये 3 भाषाएं याद हो जाएंगी, क से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। याद रखिएगा ये तीनों भाषाएं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि 1992 में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो याद जब कोड होगा तो आसानी से आप 3 आंसर निकाल पाएंगे। आखिरी बार जब संशोधन हुआ इस भाषा वाले चैप्टर में तो वो 2003 का वर्ष था, 92वां संविधान संशोधन था, 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 4 भाषाएं भारतीय संविधान में जोड़ी गई, जिसे हम एक छोटे से कोड MBDS से याद करेंगे। MBDS का फुल फॉर्म क्या है? मैथिली, बोडो, डोंगली और संथाली, चारों पूर्वोत्तर की भाषाएं हैं। ये चारों 2003 में जोड़ी गई थी, अर्थात 3 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 जोड़ी गई थी। और इस प्रकार 15वीं के बाद 3 भाषाएं जोड़ी जाएं तो हमारे संविधान में 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद फिर जब 4 और भाषाएं जोड़ी गई तो कुल 22 भाषाएं हमारे संविधान में हो गई। ये याद रखना है। एक भाषा थी जिसका नाम बीच में बदला गया है, ये जुड़ी हुई तो पहले से थी लेकिन इसका नाम बदला गया। 2011 में उड़िया को ओडिया किया गया है। क्या किया गया है? ओडिया किया गया। उड़िया भाषा को 2011 में नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया। पहले इसका नाम उड़िया था, बाद में इसे ओडिया कहा जाने लगा, और ये परिवर्तन 2011 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची पे आते हैं। ये बहुत कठिन अनुसूची है, सामान्यतः लोगों को ये अनुसूची समझ नहीं आती है, लेकिन बहुत सरल है, इसे याद करते हैं। क्योंकि लोगों को याद नहीं है इसलिए कठिन लगती है, लेकिन इसके अंदर का जो बात है, जो वो अनुसूची कहती है, वो बड़ा सरल है। यह अनुसूची असली में किसी एक विषय को लेकर के नहीं है, इसलिए कठिन पड़ती है। यहाँ पर 284 कानूनों के नाम लिखे हुए हैं, 284 कानूनों की एक लिस्ट बना करके रखी गई है, और ऊपर कुछ नहीं लिखा है। अनुच्छेद 81 का इससे संबंध है, ये याद रख लें, और इसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। कहती क्या है यह अनुसूची, क्यों बनाई गई है? देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो हमने भारत के लोगों को न्याय देने, उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक संविधान बना दिया, ताकि हर व्यक्ति के विकास के सभी अवसरों को स्वतंत्र रूप से सब तक पहुंचाया जा सके, न्याय की स्थापना की जा सके। लेकिन सरकारों की कुछ प्रतिबद्धताएं थी, उन्हें कुछ काम करना था, और इस कारण से अमीर लोगों के अधिकारों का हनन होता और गरीब लोगों की सहायता सरकार को करनी थी। तो उन्होंने जानबूझकर 9वीं अनुसूची को जन्म दिया। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? ये कहती है कि जिस भी कानून का वर्णन 9वीं अनुसूची में किया जाएगा उसको कोर्ट में कभी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, कोर्ट उस पर कोई विचार नहीं करेगा, कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं देगा, कोर्ट उस पर कोई समीक्षा नहीं करेगा। तो ऐसे सभी कानून जिन पर सरकार चाहती है कि कोर्ट या हमारा न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कोई विचार ना करे, कभी समीक्षा ना करे, तो ऐसे कानूनों को हम डाल देते हैं 9वीं अनुसूची में। क्योंकि इसमें शुरुआत के 100 कानून भूमि सुधार से संबंधित डाले गए थे। सरकार कानून बनाना चाहती थी कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा भूमि है उसे सरकार छीन ले, और ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है उनमें बांट दे। तो ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए अलग अलग राज्यों में, जिनको भूमि सुधार कानून बोला। इसलिए हमारी 9वीं अनुसूची का नाम भी पड़ गया भूमि सुधार। असली में इसमें और भी विषय जुड़े हुए हैं, अभी हम देखते हैं वो विषय कौन से हैं। तो शायद क्लियर रहा होगा कि 9वीं अनुसूची क्या कहती है। 9वीं अनुसूची उन कानूनों का वर्णन करती है, उन कानूनों की एक लिस्ट बताती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय या किसी भी कोर्ट को समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसमें सबसे पहले बिहार भूमि सुधार अधिनियम रखा गया था। ये 1950 में बना था। मध्य प्रदेश सांपत्तिक अधिकार अधिनियम, जो कि 2nd नंबर पे इसमें डाला गया। इसमें जोड़े गए और कानून, रेल का कंपनी अधिनियम, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। इसके बाद तमिलनाडु में कानून बनाया गया था जो वहां की जनजातियों या पिछड़े वर्गों को आरक्षण देता था।
ये जो कानून था ये 1993 में बना था, लेकिन ये भारतीय संविधान का पूरी तरह उल्लंघन करता था। भारतीय संविधान कहता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण आपको किसी भी स्थिति में नागरिकों को नहीं देना है। ये वर्डिक्ट इंदिरा सहानी मामले में कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण कभी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में बनाया गया ये आरक्षण उस राज्य के नागरिकों को 69% आरक्षण देता था, अर्थात वो देश के कानूनों का उल्लंघन करता है। और अगर उस राज्य की सरकार इस कानून को बनाएगी तो कोर्ट इसे बदल देगी कि नहीं भाई ये गलत है, ये हमारी विधि का या संविधान का उल्लंघन करता है। तो पहले सरकार ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 बनाया और जैसे ही इसे लागू किया, इसे संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। और जैसे ही ये संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में जोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट और राज्य के कोर्ट के अधिकार समाप्त हो गए, वो इसे बदल नहीं पाए। आज भी भारत में ये एक राज्य में व्यवस्था लागू है, तमिलनाडु में, जहां पर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा है। 2007 में इस अनुसूची के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, वो हमें विशेष रूप से याद रखना है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, एक निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1975 से पहले जो भी कानून जोड़े गए हैं उन पर अब न्यायालय समीक्षा नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद जो भी विषय जोड़े जाएंगे, जो कानून जोड़े जाएंगे, अब उन पर समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। ये 24 अप्रैल 1975 की तारीख क्यों लिखी गई, इस लोगों का प्रश्न हो सकता है, स्टूडेंट का पूछ सकते हैं कि सर ये 75 क्यों लिखा। भारत के संविधान की इतिहास में एक केस रहा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला। 1973 और 75 में इस पर बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए और उसी से आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जन्म लिया। और उसके जन्म लेने की जो तारीख थी वो 24 अप्रैल 1975 थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस तारीख से पहले जो कानून इस लिस्ट में जोड़े जा चुके हैं उन पर अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देगा, उनकी समीक्षा नहीं करेगा, लेकिन अब अगर सरकार कोई कानून जोड़ती है तो उनकी समीक्षा की जा सकती है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? 2007 में कहा। देखिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 1975 के बाद जो कानून जोड़े गए उनकी समीक्षा करेंगे, उसके पहले वालों की नहीं करेंगे। जब मूल रूप से यह अनुसूची बनाई गई थी तो वहां केवल 13 कानूनों के नाम जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 284 ऐसे कानून जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि संविधान में अब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दे दी है कि मूल ढांचा होगा, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और उसके तहत अगर कोई सरकार ऐसा लिस्ट में और कोई कानून का नाम जोड़ती है तो अब उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा किया जा सकता है। इसलिए अब 9वीं अनुसूची का जो है महत्व कम हो गया है, इसका अब महत्व बाकी नहीं रहा है, लेकिन पुराने कानूनों के लिए इसका वही महत्व है जब ये बनी थी तब जो महत्व रखती थी। आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? तो हमारे कोर्ट के अनुसार भा, भू और दपन, ये 3 शब्द बचे हैं। द से होता है दल बदल, द से होता है दल बदल। तो दल बदल संबंधित जो कानून है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में बनाया गया था। दल बदल कानून जो है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में बनाया गया था। 2003 गलत टाइप हुआ है और ये लागू बाद में हुआ। याद रखिएगा, दल बदल कानून के बारे में हमें याद रखना है। 52वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया और इसकी स्थापना या जोड़ा गया था 1985 में। बाद में इसमें 2003 में संशोधन हुआ, वो अलग बात है, लेकिन इसका मूल संविधान जो है वो मूल जो खाका है वो 1985 में जोड़ दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में दल बदल की बात की गई है भारतीय संविधान के। ये बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता, उन्हें दल बदल केवल एक ही अनुसूची में दिखता है, वो है 10वीं अनुसूची। अभी हमें इसके बारे में डिटेल में याद करना है कि दल बदल होता क्या है। देखिए दल बदल क्या होता है? जब कोई एक प्रतिनिधि किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ करके चुनाव जीत जाता है, वो चुनाव जीत करके विधानसभा या
संसद या किसी भी असेंबली का सदस्य बन जाता है और बनने के बाद अगर अपना दल बदल लेता है तो उस पर यह दल बदल कानून लागू हो जाता है और उसकी सदस्यता जो है वो इस कानून के तहत समाप्त हो जाती है। अर्थात 10वीं अनुसूची क्या कहती है? 10वीं अनुसूची कहती है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी एक दल से चुनाव लड़ता है और उसी दल से चुनाव जीत जाता है तो वो चुनाव जीतने के बाद अपना दल नहीं बदल सकता। अगर वो अपना दल बदलता है तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर फिर अभी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा किया था, असली में वो किसी दल के सदस्य थे, लेकिन वो जिस समय दल बदले उस समय वो किसी सभा के सदस्य नहीं थे, नहीं तो उनकी सभा सदस्यता भी समाप्त हो जाती। फिर कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे की सरकार बनी तो उन्होंने भी अपनी जो सेना थी उसको तोड़ करके दूसरी पार्टी में विलयन किया था। अब उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दल बदल क्या होता है। दल बदल होता है जब एक व्यक्ति किसी दल से चुना जाए और बाद में अपना दल बदले तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है। और उसकी दो स्थितियां होती हैं, जब वो दल की सदस्यता छोड़े बिना या छोड़ दे और अपने दल को बदल ले तो उस पर यह कानून लागू हो जाता है, या फिर दूसरी स्थिति कि वो अपना दल ना बदले तो भी ये कानून लागू हो सकता है। और वो स्थिति कौन सी है? देखिए, हमारी विधानसभा और देश की संसद में अलग अलग विषयों पर वोटिंग होती है और जिस पार्टी द्वारा उसमें भाग लिया जाता है वो एक व्हीप जारी करते हैं। व्हीप क्या होता है? व्हीप होता है उस पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को किस पक्ष में वोट देना है इसके लिए दिया गया आदेश व्हीप कहलाता है। तो जब कोई पार्टी अपनी पार्टी के लिए सदस्यों के लिए व्हीप जारी करती है और उसका कोई सदस्य उसके विरुद्ध मतदान कर देता है, मतलब उससे उल्टा वोट डालता है और वो पार्टी उसे 15 दिन में माफ नहीं करती है तो भी उस सदस्य पर यह दल बदल कानून लागू हो जाता है। याद रखिएगा, दल बदल कानून के बारे में जो सेकंड बात हमने कही है ये जनरली सामान्य स्टूडेंटों को याद नहीं होती है, याद रखनी है ये बात हमें। अब दल बदल कब लागू नहीं होता है? जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि एकनाथ शिंदे ने अपने एक दल को अपने साथ जोड़ लिया और उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल करके सरकार बना ली, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हुई। तो भारतीय संविधान खुद ये कहता है कि जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य या 2/3 से अधिक सदस्य पार्टी के वे सदस्य जो कि चुने हुए हैं, जो किसी विधानसभा या किसी संसद के सदस्य हैं, तो अगर उनमें से 2/3 सदस्य जो हैं वो एक साथ अपनी पार्टी बदलते हैं तो उसे दल बदल कानून के तहत नहीं माना जाएगा, वो दल बदल नहीं माना जाएगा या उनकी सदस्यता दल बदल के तहत खत्म नहीं होगी। और क्या लिखा हुआ है साथ में कि अगर किसी लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या उपसभापति या विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या विधान परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी पार्टी बदल लेता है तो उन पर भी ये दल बदल कानून लागू नहीं होगा या इन सब सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अगली बात, अगर दल बदल कानून लागू हुआ है या नहीं हुआ है इसका निर्धारण कौन करेगा, या किसी सदस्य की सदस्यता दल बदल के तहत जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, तो सबका आंसर होना चाहिए कि कोर्ट करेगा। लेकिन इस आर्टिकल में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कोर्ट इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं देगा। इस मुद्दे पर निर्णय देने का अधिकार जो है वो उसे होगा जो उस सदन का अध्यक्ष है। मान लीजिए कि लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा अपनी सदस्यता बदल दी जाती है, अपना दल बदल लिया जाता है, तो फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसका डिसीजन फाइनल होता है। ऐसे जो अध्यक्ष है उसका डिसीजन फाइनल माना जाता है और न्यायालय इस मामले पर विचार नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची क्या कहती है? 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। हमें पता है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम द्वारा 1993 में 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वो अधिनियम के माध्यम से हुआ, उसमें लिखा हुआ है 92 और वो लागू होने की जो तारीख है वो 24 अप्रैल है। तो वो लागू हुआ है 93 में लेकिन वो बना है 92 में। याद रखिएगा
इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें उन विषयों की लिस्ट बनी हुई है, उनकी सूची बनी हुई है जिन विषयों पर कानून बनाने या काम करने की शक्ति किसी पंचायत को होती है। उनकी टोटल संख्या कितनी है, उनकी संख्या है टोटल 29। और सब्जेक्ट कौन कौन से लिखे हैं, जैसे कृषि, जैसे मछली पालन, जैसे पेयजल, जैसे शिक्षा, जैसे परिवार कल्याण, जैसे ईंधन, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट इसमें उनको अधिकार के रूप में दिए गए हैं। अर्थात 11वीं अनुसूची क्या कहती है, 11वीं अनुसूची उन विषयों के बारे में बताती है, उन विषयों की सूची हमको देती है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को नहीं, ग्राम पंचायतों को है। खैर राज्य सरकार तो उन पर विस्तृत कानून बना ही सकती है अपने राज्य के लिए, लेकिन पंचायत भी अपने क्षेत्र में उन पर कानून बना सकती है, ऐसा कहता है हमारा 11वीं अनुसूची। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 12वीं अनुसूची उन विषयों का वर्णन करती है जो नगर पालिकाओं, नगर या नगरीय परिषदों या नगर निकाय या नगर निकायों को अधिकार के रूप में भारतीय संविधान द्वारा दिए गए हैं। इनमें उन विषयों, उन कार्यों का वर्णन है जो किसी नगर निकाय को शक्ति के रूप में हमारे संविधान द्वारा दिए गए हैं। इनकी कुल संख्या 18 है और ये हमारे संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 1 जून 1993 को लागू हुआ था या जोड़ा गया था, याद रखिएगा। इस प्रकार हमने कुल 12 अनुसूचियां हमारे संविधान की पढ़ी। कल की वीडियो में हम 4 अनुसूचियां पढ़ चुके थे, आज की वीडियो में हमने बाकी की अनुसूचियां पढ़ी। इनकी डिटेल में प्रश्न आने लगे हैं आजकल परीक्षा में। आपको बिल्कुल इस पर लापरवाही नहीं करनी है कि हम इसे ऊपर ऊपर से पढ़ लें, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से परीक्षा में रह जाते हैं और फिर पूरे साल भर पछताते हैं कि काश मैंने वो फलाना आर्टिकल या अनुसूची थोड़ी और डिटेल में पढ़ ली होती। अब परीक्षा का जो पैटर्न है उसके साथ हमारे पढ़ाई के सिस्टम में परिवर्तन करना अति आवश्यक हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। इसे गलती से भी स्किप नहीं करना है, हमें ये सारी अनुसूचियाँ डिटेल में याद होनी चाहिए। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जो भी पार्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे इतनी गहराई तक ले जाऊंगा कि परीक्षा का हमारा कोई प्रश्न ना छूटे, और उसका पालन मैं कर रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़ करके इसको पूरी तरह से याद करेंगे और मेरा वादा है कि आपका परीक्षा में कोई प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। आप मेरे इस YouTube चैनल पर आज से रोज रात को 8 बजे एक वीडियो प्राप्त करेंगे। इसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। हमारा संविधान लगभग अब 35 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, 35 लेक्चर्स में हम इसे खत्म करेंगे। ऐसा हमने एक ढांचा तैयार किया है। हो सकता है 36 भी हो जाए, 34 भी हो जाए, लेकिन हमारा प्रयास है कि 35 लेक्चर्स में इसे खत्म कर दिया जाए। अगला वीडियो कल शाम को 8 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।